अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, मुआशी महाज पर मुस्बत इक्तिसादी आशारी हम देख रहे हैं कि आजकल हर जगह मौजूए बहस बने हुए हैं। हुकूमत मुसलसल मुआशी तरक्की के दावे कर रही है, जबकि अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो नंबर बताए जा रहे हैं, जो अदादो शुमार बताए जा रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं हैं। आइए एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं कि हकीकी अदादो आखिर हैं क्या। शरह नमू जानने के लिए सनत, ज़राअत और खिदमात यानी सर्विसेज के शोबे को मद्देनजर रखा जाता है। अगर ये तमाम शोबे तरक्की कर रहे हैं तो शरह नमू बेहतर होगी और इनकी बुरी कारकर्दगी से शरह नमू कम हो जाती है। NSE के मुताबिक सनत के शोबे में रिकॉर्ड बेहतरी आई है। इस साल का हदफ 0.1% था, जबकि सनत में तरक्की 3.8% रही। अगर ज़राअत पर नजर दौड़ाई जाए तो इस साल के अदाद शुमार कदरे बेहतर दिखाई देते हैं। ज़राए हुजम में 2.8% इजाफा हुआ, जो पिछले साल के बराबर और हदफ के एन मुताबिक है। गंदम, चावल, गन्ना और मकई की पैदावार में बिल तरतीब 8%, 13.4%, 22 और 1% इजाफा हुआ है। अलबत्ता कपास की पैदावार में 23% कमी हुई है, जबकि कॉटन जिनिंग में 15.6% कमी हुई। लाइव स्टॉक में इजाफा 3.1% रहा, जो हदफ से कम है। फिशिंग में 0.7% इजाफा बताया जा रहा है, लेकिन ये हदफ से 1.5% कम है। सर्विसेज के शोबे में हैरान कुन बेहतरी रिपोर्ट की जा रही है। 2% हदफ के मुकाबले में 4.6% तरक्की एक रिकॉर्ड है। याद रहे कि खिदमात के शोबे में सबसे ज्यादा असर बैंकिंग सेक्टर से पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि इस साल बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत बेहतरी आई है। इसके अलावा होलसेल और रिटेल का हदफ 1.1% था, जबकि इजाफा 8.4% रहा। मालियात और बीमा 7.8%, हाउसिंग 4.1%, सरकारी खिदमात 2.2% और निजी खिदमात के शोबे में 4.6% इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। अब नाज़रीन, मैशत के हवाले से ये जो मुस्बत अदाद शुमार बताए जा रहे हैं, ये अपनी जगह, लेकिन अवाम सवाल करती है कि इसके समरात आखिर आम आदमी तक कब पहुंचेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हुकूमती जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं, हुकूमती दावे जो हैं, वो कितने दुरुस्त हैं और आने वाले दिनों में क्या तसलसल इसी तरीके से जारी रहेगा। तमाम तर सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हफीज पाशा साहब, मैशत के हवाले से जो मुस्बत अशारिये सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, और आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से ये जो रवा साल है उसमें यकीनन कुछ बेहतरी हो रही है। हुकूमत ने जो शरह नमू एस्टिमेट किया है वो तकरीबन 4% है, और ये एक तरह से हमारे रिकवरी का आगाज है। अलबत्ता जो पिछले साल जो शरह नमू बताई गई सिर्फ -0.5%, वो मैं समझता हूँ कि कोविड का जो असर था वो पूरी तौर पर वाज़े नहीं किया गया है। और हमने जो रिसर्च किया है उसके अंदाजे के तहत हमारा अंदाजा ये है कि पिछले साल शरह नमू जो है मनफी तकरीबन 2.1% है। तो उस लिहाज से चूंकि आपका बेस कुछ कम है, तो हम ये समझ रहे थे कि इस साल आपके शरह नमू में नुमाया तौर पर इजाफा होना चाहिए, और 4% जो हुकूमत ने पेश किया मैं समझता हूँ मुनासिब है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसमें और भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। और उसकी वजह कुछ ये है, जिस तरह मैंने कहा कि पिछले साल जो लेवल था हमारे GDP का वो गिर गया था। अब ये देखिए, 2-3 बातें मैं जल्दी से कह दूं जो बहुत अच्छी हैं जी। एक तो ये है कि अल्लाह के फजल से बहुत अरसे के बाद हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चले गया है। बिल्कुल, ये बहुत मैं समझता हूँ एक बेमिसाल अचीवमेंट है, इसलिए कि 3 साल पहले ये $20 अरब खसारे में था। तो अब आप सोचिए कि हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके स्टेबलाइजेशन में कामयाबी हासिल की है। अलबत्ता इसको हासिल करने के लिए बहुत से सख्त इक़दामात लेने पड़े,
रुपए की कदर काफी गिराना पड़ा, सूद को बहुत बढ़ाना पड़ा, टैक्सेस के निज़ाम में कुछ इजाफा करना पड़ा, मगर नतीजा जो है वो अल्लाह के फजल से बहुत मुनासिब है। और एक और चीज पे इशारा कर दूं, जी। और वो ये है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है बेहतरी का, वो हमारे वर्कर्स की रेमिटेंसेस हैं, जिन्होंने 30% इजाफा किया है रेमिटेंसेस में। और अब आप ये देखिए कि हमारे रेमिटेंसेस हमारे बरामदात से भी ज्यादा हो गए हैं। तो हमें इस वक्त हमारे वर्कर्स का इन मुश्किल हालात में हमारा साथ देना, हमें उनका शुक्रिया पूरी तौर पर करना चाहिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। डॉक्टर साहब, दो एक चीज़ें पूछना चाहूँगा। शाम बात कर रहा हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। मैं तो हमेशा आपको तंग करता रहा हूँ, आप तो उस्तादों के भी उस्ताद हैं, और अखबारी कम्युनिटी में मैं तो बाकायदा आपका जिसको कहता हूँ आपको उस्ताद मानता हूँ। आप मेरे उस्ताद भी हैं और मैंने बहुत सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे आप हमें अच्छी चीज़ें बताया करते हैं। अब सर, इस वक्त जो बात कर रहे हैं लोग के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत की इकनॉमिक डायरेक्शन जो है पहले से बहुत बेहतर है। 3 साल के बाद अब तरक्की का सफ़र जो है ना वो पॉजिटिव लाइन पे जाना शुरू हो गया है। सवाल सर ये है कि इतनी मुश्किलात हैं, IMF है, FATF है, और जिस तरह 2-4 बातों का आपने भी जिक्र किया, और इकनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो भी बहुत रही है। अब कुछ चीज़ें स्टेबल भी हो रही हैं। तो फ्यूचर के सिनेरियो में सर आप कैसे देखते हैं चीज़ों को जाते हुए? हमारी तरक्की के अहदाफ पहले से किस तरह बेहतर होंगे? अल्लाह के फजल से देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों का असर हो सकता है। अब जबकि हमने ये बताया है कि अल्लाह के फजल से हमारे इकॉनमी में एक तेज़ रफ्तारी पैदा हो रही है, और काफ़ी अरसे के बाद हम 4% से भी ज़्यादा इंशाल्लाह इस साल हासिल कर लेंगे शर-ए-नमू। सही। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगले साल भी हम इस रफ्तार को मेंटेन कर पाएंगे? ये सबसे अहम सवाल है। बिल्कुल। उसको हासिल करने के लिए आपको 2 या 3 चीजें करना पड़ेगा। सबसे अहम यह है कि हमारा जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग, यानी कि जो हम प्रोजेक्ट्स पे जो पैसा लगाते थे, उसमें बहुत कमी आई है पिछले 3 साल में। अब वक्त आ गया है कि इसको हम फिर से ऊपर ले जाएं, और इंशाल्लाह अगर गुंजाइश हो तो इसको 25 से 30% हमें बढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च का नंबर देता हूं कि अगर आप 1 रुपए डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे तो आपके GDP में 2 रुपए इजाफा होता है। इस पे रिटर्न बहुत है। तो अब हुकूमत को पूरी तौर पे कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो बजट है उसको बढ़ाएं। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि सूद को इस लेवल पे रखें, इसको बिल्कुल ना बढ़ाएं, ताकि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी मोमेंटम आई है। इसमें स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने स्पेशल फाइनेंसिंग फैसिलिटी ले आए और उसके नतीजे में कुछ तेजी आई है। उसको सस्टेन करने के लिए हमारे सरे सूद का लेवल में कोई इजाफा, अब देखें कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, वो क्या तय कर। सही। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है वो आपके ख्याल में सही सिमत की तरफ जा रही है? जी, अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कोशिश की, जब वो आए तो हमारा तिजारती खसारा बिल्कुल बस से बाहर हो चुका था। मजबूरन नई हुकूमत को बड़े सख्त इक़दामात लेने पड़े हैं, और उन्होंने लिए हैं, उससे नुकसान भी हुआ। मगर अब पोजीशन ये है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है। अब हम सांस ले सकते हैं, हम अपनी इंपोर्ट्स को कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ हम डिमांड में इजाफा कर सकते हैं। तो अल्लाह के फजल से अब वक्त आ गया है कि हम पूरी तौर पर अपनी माशी हालात में इजाफा करने की कोशिश करें। सही। अच्छा हफीज पाशा साहब, अगर नॉमिनल टर्म्स में GDP ग्रोथ देखें तो इन्फ्लेशन के नंबर वगैरह को भी देखें तो 15% के करीब टैक्सेस में इजाफा बनता है, और ज़ाहिर हुकूमत ने रवां माली साल में बहुत ज़्यादा इकदामात भी किए इस हवाले से। तो इसके रिफ्लेक्शन आपको टैक्स नंबर में कहीं नजर आती है?
जी देखिए, आहिस्ता आहिस्ता नजर आ जाएगी, इसलिए कि अभी तक जो इजाफा हुआ है वो 12 से 13% तक पहुंच चुका है अप्रैल में, और आखिरी 2 महीने जो हैं आपके मई और जून के, पिछले साल कोविड की वजह से रेवेन्यूज बहुत गिर चुके थे, तो लोअर बेस पे इंशाल्लाह 20 से 25% से भी ज्यादा इजाफा हो सकता है, और इंशाल्लाह साल खत्म होने तक हम कोई 17-18% अपने रेवेन्यूज में इजाफा कर लेंगे, और इंशाल्लाह एफबीआर के रेवेन्यूज 4,600 अरब तक पहुंचने की हमें उम्मीद है। सही। और इस हवाले से डॉक्टर साहब जो कहा जा रहा है कि जी अगले साल का जो है ना ये रेवेन्यू का टारगेट 5.5 ट्रिलियन और क्लोज टू 6 ट्रिलियन के करीब रखने की बातें हो रही हैं, तो आपके ख्याल में उस हवाले से को हमारी फाउंडेशन बुनियादी तौर पे एफबीआर ने बना ली है कि ये अहदाफ हम 5.5 ट्रिलियन के हासिल कर पाएंगे? देखिए, आईएमएफ के साथ जो आपने बात तय की थी, जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर में रिफ्लेक्टेड है, जिसमें काबिना का अप्रूवल मौजूद है, उसमें आपने ये कमिटमेंट किया है तकरीबन आप 5,900 अरब के करीब इसको ले जाएंगे। ठीक। 4,600 या 700 अरब के लेवल से, इस साल के लेवल से एफबीआर के रेवेन्यूज, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द आईएमएफ एंड टू द गवर्नमेंट, ये गैर मुमकिन सी बात। इतना तेज इजाफा रेवेन्यूज में उस वक्त होता है जब इकोनॉमी में एक बहुत तेज रफ्तारी मौजूद हो, 6%, 7% ग्रोथ हो रही हो, इंपोर्ट्स में काफी इजाफा हो रहा हो, हमारी इंडस्ट्री में काफी प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा हो। ये अगले साल इस इतनी तेजी से नहीं होंगे, मगर अगर हमारी मार्की रफ्तारी में तेजी आ जाए तो हो सकता है 2-3 साल के बाद हम अपने रेट ऑफ इंक्रीज को बढ़ा लें। मेरा अंदाजा ये है कि अगर आप 550 अरब कर लें अगले साल, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़, 2 चीज़ों पे मैंने देखा है कि हर हुकूमत में जो है ना वो कंसेंसस पाया गया। एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगरचे वो बात और है, लेकिन एक चीज़ है कि चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ज़िया-उल-हक की हुकूमत है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, बेनज़ीर साहब हैं, नवाज शरीफ, सब ने इसको सपोर्ट किया। इसी तरह मैं देखता हूँ एक अरसे से कि हर हुकूमत, चाहे पीपल्स पार्टी है, PMLN है या PTI है, इन सब ने डॉक्टर साहब बड़ी कोशिश की है कि ताजर बरादरी से और जहाँ जहाँ से टैक्सेस आने चाहिए लिए जाएँ। कैरेट एंड स्टिक भी हुआ, कभी सेल्फ असेसमेंट स्कीम का भी ऐलान हुआ, लेकिन कोई हुकूमत अब तक कामयाब नहीं हुई। 1% भी हमारे जो है लोग वो प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं देते। तो क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से लोगों को ल्योर किया जाए कि लोग टैक्स नेट में आए? ये बहुत अहम सवाल है, और इसकी वजह से हमारा टैक्स का निज़ाम जो है वो बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। अब आप ये सोचिए कि 70% आपके रेवेन्यू आप सनती शोबे से इकट्ठा करते हैं, और बाकी 30% आप ज़राअत या सर्विसेज से खास तौर पे, चूंकि वो इकोनॉमी का 60% है, तो इस वक्त टैक्सेस बहुत कम हैं उन पर। मैं मुसलसल ये कहता रहा हूँ कि छोटा जो कारीगर है, छोटा दुकानदार है, और बेशुमार ऐसे लोग हैं हमारे रिटेल सेक्टर में, उनसे आप कोई सोफिस्टिकेटेड मुश्किल निज़ाम ना लाइए। आप एक सादा सिंपल सा निज़ाम, फिक्स टैक्स, या ज्यादा से ज्यादा बिजली के बिल पर आप एक फिक्स टैक्स का निज़ाम थोड़ा सा इस वक्त जो मौजूद है उसे बढ़ा लें। जो आप डिजिटलाइजेशन के ज़माने में अब जो बड़े आपके सुपरमार्केट्स हैं, रिटेल स्टोर्स वगैरह, वहाँ हमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और अब वक्त आ गया है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है तो वी हैव टू गो फॉर पेनल्टी। सही। तो ये अगर आपने डुअल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की तो इंशाल्लाह आप, मेरे ख्याल से सर्विसेज सेक्टर में भी कुछ इजाफा देखना शुरू हो जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा सर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और गुर्बत के हवाले से आपके जो एस्टिमेट्स थे वो पिछले 3 सालों में गुर्बत और बेरोज़गारी में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब हुकूमत जो दावा कर रही है जीडीपी में रिवाइवल के हवाले से 3.94% है, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अब सूरत हाल में कोई बेहतरी आएगी?
देखिए, मुल्क के पैदावार में तो तकरीबन 4% इजाफा है, जो कि मुनासिब है और इसके बेसिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर जो परेशान कुन बात है वो अफरात ज़र है। और अब आप ये सोचिए कि अफरात ज़र जो है खाने पीने की अशिया में तकरीबन 15 से 16% तक जा पहुंची। बिल्कुल। और हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसमें हर चीज शामिल है वो 11% से भी ज्यादा जा चुका है। इसके नतीजे में लोगों को अभी तक कुछ बेहतरी नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता मेरा ख्याल ये कि बेरोजगारी में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कमी हो रही है और उसकी एक वजह ये है कि सनती पैदावार में अच्छा इजाफा है, काफी इजाफा है। और उसके नतीजे में और टेक्सटाइल सेक्टर में भी आप देखें कि बेहतरी आई है। उसके नतीजे में बेरोजगारी में कुछ कमी हो रही है। हमारा अंदाजा था कि कोविड के फौरन बाद 50 लाख लोग तक बेचारे बेरोजगार हो गए थे, उनमें अब आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। मगर प्रॉब्लम जो है, जो सबसे सीरियस मसला है, वो है आपके अफरात ज़र। जब तक आप इसको सिंगल डिजिट पे नहीं लाते हैं तो लोगों के हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएंगे। इसमें डॉक्टर साहब जो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि दो चीज़ों पे जो तशवीश पाई जाती है कि हमारी इंपोर्ट्स जो है ना वो कम नहीं हो रही। जिस तरीके से कहा जाता है कि जी जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, आज देखें दुनिया जहाँ की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ गई हैं उसके लिए डॉलर इस्तेमाल करना पड़ता है। खाने पीने की चीज़ें हुकूमत ने शायद थोड़ा बहुत इस पर एफर्ट भी किया है, ज़्यादा पैसा हमारा वहाँ खर्च हो जाता है। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? एक तरफ तो ये होता है कि जी कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लेने के लिए इंपोर्ट्स आमतौर पे हमने देखा कि खुली इजाज़त होती है, लेकिन फिर वो ख़राबी पैदा होती है, एक्सपोर्ट हमारी कम होती है, इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। आज भी इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हैं। इसके लिए आपके ख्याल में हुकूमत को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हमारे दरामदाद में इजाफा बहुत है और हम गैर ज़रूरी चीज़ें भी बहुत मंगवाते हैं। अल्लाह के फजल से हुआ ये है कि पिछली हुकूमत के आखिरी साल में इंपोर्ट्स तकरीबन $5 बिलियन हर महीने एवरेज पे चले गए थे। अब वो हुआ है कि बीच में ये 3.5 और 4 अरब डॉलर के लेवल पे आ गए थे मंथली, मगर अब फिर से आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये $5 बिलियन के लेवल पर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। सही। और इसकी एक वजह ये है कि क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ी सी रिकवरी हो रही है, वहाँ वैक्सीनेशंस बहुत लग गए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आ रही है, उसकी वजह से आपके जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अब आप सोचिए कि तेल की कीमत एक साल पहले $25 फी बैरल तक गिर गई थी, अब वो $65 फी बैरल तक पहुंच गई। सही। ठीक तो है। अब इसको कम करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें आपको कोशिश ये करना चाहिए कि हम इन कंज्यूमर गुड्स को अपने मुल्क में बनाने की कोशिश करें। सही। कंज्यूमर गुड्स ऐसी चीजें हैं जिसको हम बना सकते हैं। चले सोफिस्टिकेटेड मशीनरी वगैरह हमें बाहर से मंगवाना है, अब हमने बिजली की सारी इक्विपमेंट बाहर से मंगवाई, मगर खाने पीने के जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे मुल्क में बन सकती है। हम बाहर से लोगों को इनवाइट करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दावत दें। अब आप देखिए कि पिछले कुछ सालों से मैकडॉनल्ड्स और KFC वगैरह सारा फैल गए हैं पाकिस्तान में। इस तरह आपको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को आप कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाना होगी। ठीक है, माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज पाशा साहब से गुफ्तगू नाज़रीन जारी रहेगा। यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हफीज पाशा साहब, अब IMF के साथ जो मामलात चल रहे हैं, ज़ाहिर IMF की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आवाम को जो सब्सिडीज दी गई हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि IMF के साथ इस मामले पर बातचीत की जाएगी। तो सर आपको क्या लगता है, इस मामले पर IMF से नेगोशिएट करना, बातचीत करना आसान होगा? देखिए, ये कुछ मसला बन चुका है
उसकी वजह ये है कि हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब के आने से पहले IMF के साथ एग्रीमेंट हो चुका था, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के थे और गवर्नर स्टेट बैंक ने रिटन एग्रीमेंट कर ली थी रिफॉर्म एजेंडा पर, और उसके बेसिस पर एक मीडियम टर्म बजट स्ट्रैटेजी पेपर तैयार हुआ था जिसमें सारा रिफॉर्म एजेंडा हाईलाइट किया गया है, और वो रिफॉर्म एजेंडा आपके काबीना ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है और उसे आपने शाया भी कर दिया है। अब IMF के साथ जो अब छठा रिव्यू चल रहा है, तो वो आपको उस चीज पर देखेंगे कि आपने जो एग्रीमेंट किया है और जिसको काबीना ने अप्रूव किया है वो आप इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं। तो इसमें खतरा ये है कि अगर आप बजट ऐसा लाएंगे जो उन अहदाफ और रिफॉर्म से हटके है, तो हो सकता है कि सिक्स्थ रिव्यू जो है वो मुकम्मल ना हो पाए, और IMF प्रोग्राम जिस तरह पिछले साल सस्पेंड हो गया था उसका आगे जाने का खतरा जरूर मौजूद है। इसमें डॉक्टर साहब रिफॉर्म की बात की, रिफॉर्म एजेंडा की, मुझे याद आ रहा है आपकी किताब भी इस हवाले से आ रही है। वो कब आ रही है रिफॉर्म एजेंडा के बारे में? और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की इकॉनमी सही लाइनों में आज तक इसलिए नहीं गई कि एडहॉकिज़म बहुत रहा। अब हमें जो चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, रेवेन्यू में, एनर्जी में, स्टेट सेक्टर में, उसके बाद बाकी दूसरे जो हैं हमारे सेक्टर, सेंट्रल बैंक में। आपको क्या लगता है कि ये रिफॉर्म्स कैसे आएंगी? लोग कहते हैं कि इसको ब्यूरोक्रेसी भी रजिस्ट करती है, कंसर्न जो लोग हैं वो भी इसको रजिस्ट करते हैं। सारी दुनिया कहती है कि रिफॉर्म अगर नहीं होंगी तो इकॉनमी सही डगर पे नहीं आएगी। तो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या हुकूमत को करना चाहिए? मेरी गुजारिश ये है कि जो मुश्किलात हैं उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, हमारे एलीट का है। और आप ये देखिए कि जो हमारे मुल्क के 1% लोग हैं वो मुल्क का तकरीबन 9% आमदनी उनके पास है। और उससे एक और एग्जांपल दूं कि जो हमारे जमींदार हैं 1%, उनके पास 22% जमीन है, 22%। मगर रेवेन्यू कितना हासिल होता है? मैं आपको सिर्फ ज़रूरी शोबे का एग्जांपल दे दूं। इनकम टैक्स पर, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पर आमदनी, ये 1% जो बड़े जमींदार हैं उनकी आमदनी तकरीबन 750 से 800 अरब नेट है, और उस पे जो हमें टैक्स मिलता है खींच खांच के 2.5 अरब। दूसरी तरफ शहरों में जो बड़े बड़े घरों में लोग रहते हैं, हमें जो रेंटल इनकम पे जो हमें अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स जो प्रोविंशियल लोकल सब्जेक्ट है और रेंटल इनकम कुल मिल मिला के, जबकि इन प्रॉपर्टीज से हमें कम से कम 250 अरब मिलना चाहिए, मिलता है मुश्किल से 36 अरब। देखिए, हमने हमारे अमीर जो हैं, अशरफिया एलीट जो हैं, माशाल्लाह, पाकिस्तान ने उन्हें बहुत मराद दी है, उनको बहुत प्रिविलेजेस दिए गए हैं। हमारे लॉज में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक तरह से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने एलीट से कहें कि देखिए, आपके सेल्फ इंटरेस्ट में है कि मुल्क हमारा मुस्तहकम रहे, हालात अच्छे रहें, तो आपकी आमदनी चलती रहेगी, आप उसमें से जरा हिस्सा बढ़ाइए। अब वक्त आ गया है। मेरा अंदाजा ये है कि ये जो मराद हम देते हैं अपने अमीर तबके को, सालाना तकरीबन 1400 अरब है, 1400 अरब लीगली, यानी कि लॉज में। उनको आहिस्ता आहिस्ता आपको कम करना चाहिए। इस साल मेरी तो
दुआ ये है कि सही। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो बड़े दबंग हैं, माशाल्लाह बड़े दबंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हाँ। वो इंशाल्लाह यह स्टेप आगे लेंगे और कम से कम 300 से 400 सही। अरब अमीर तबके से उठाएंगे। सेल्स टैक्स के पीछे नहीं भागेंगे, इसलिए कि सेल्स टैक्स जो है वो आम लोग पे पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि इनकम, कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये टैक्स। हाँ। तो इसमें डॉक्टर साहब ये जो एलीट का आपने जिक्र किया, ये एलीट कल्चर की प्राइम मिनिस्टर इमरान भी बड़ी बात करते हैं और कहते हैं कि इसको ख़त्म करना है, बराबरी पे लेके जाना है और निचला तबका जो है उसके ऊपर हर तरह के, जिसको कहते हैं छोटी सी बात पे गिरफ्तारी हो जाती है, बड़े लोगों को कोई नहीं पकड़ा जाता, वो कहते हैं इसको एलीट कल्चर को ख़त्म करना है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये 150 साल की ग़ुलामी जो है अंग्रेज़ की, उन्होंने सब कुछ तब्दील कर लिया, हमें नहीं तब्दील करने दिया। कुछ लोग कहते हैं जी जब तक कि यहाँ ये फ्यूडल सिस्टम नहीं ख़त्म होगा चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी हर आदमी कहता है कि जी कहाँ से शुरू किया जाए, कोई कहता है रिफॉर्म एजेंडा, कह जी पहले सियासी इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं जी हेल्थ का निज़ाम, कोई जस्टिस का निज़ाम। आपके ख्याल में एक दो चीज़ें कहाँ से शुरू करनी चाहिए जिसमें इनको कामयाबी मिल सकती है इमरान खान को? एक बहुत ही सिंपल सा आपको तजवीज़ पेश करता हूँ जी। हमने जो टैक्स पेयर जब इनकम फाइल करता है, हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी पूरी आमदनी डिक्लेयर करें। बस हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी पूरी आमदनी, हुआ क्या है, क्योंकि अमीर तबका बहुत ताकतवर है, उन्होंने सूद पे जो इनकम आती है उस पे 10% फाइनल करवा लिया है। डिविडेंड्स पे जो इनकम आती है उस पे 7, 7.5, 12.5% फिक्स करवा के फाइनल करवा लिया है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा निजाम नहीं है। आप अपना टोटल इनकम फाइल करें, सही। आपका जहां से भी आमदनी हो वो आप फाइल करें और उस पे जो मुनासिब टैक्स बनता है वो दीजिए आप। सही। बस ये एक कदम ले लें, इंशाल्लाह इसी एक कदम से 100 से 150 अरब आपको मिल सकते हैं। सही। देखिए इसमें सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ठीक। मैंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सितंबर के महीने में एक बहुत बड़े सेट ऑफ प्रपोजल्स पेश किए थे। बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इस बजट में कम से कम उनकी इम्प्लीमेंटेशन का आगाज शुरू हो जाए। और सबसे सिंपल जो है वो रिटर्न कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे फाइल करें। बस